आजकल ना दुनिया में एक बहुत बड़ी तबाही मची हुई है, एक ऐसी जगह पर जिसकी ज्यादातर लोग बात ही नहीं करते। सूडान में हजारों जाने जा चुकी हैं, करोड़ों लोग बेघर हो गए हैं। और वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं ना, वो दिल दहला देने वाली हैं। शायद इसीलिए इसे द फॉरगॉटन वॉर यानी भूला दिया गया युद्ध भी कहते हैं। इसकी भयावहता का अंदाजा आपको एक रिपोर्ट से लगेगा। देखिए, अक्टूबर 2025 में येल यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च लैब ने सूडान के एक शहर एल फाशर की सैटेलाइट तस्वीरें देखीं, और उन तस्वीरों में जो दिखा वो यकीन से परे था। मुर्दा शरीरों के ढेर लगे हुए थे और उनके चारों तरफ इतना ज्यादा खून फैला हुआ था कि जब सैटेलाइट से देखा गया तो वो पूरा इलाका लाल, बिल्कुल लाल नजर आ रहा था। तो सवाल ये है कि आखिर सूडान में ये सब हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। चलिए आज इसी कहानी को हम परत दर परत समझेंगे इन 6 हिस्सों में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस संकट की असली खौफनाक हकीकत की। जो नए सबूत सामने आ रहे हैं ना, वो ये बता रहे हैं कि एल फाशर शहर में वहाँ के जो मूल गैर अरब कबीले हैं, उन्हें चुन चुन कर एक प्लान के तहत ख़त्म किया जा रहा है। मतलब जिसे सिस्टमैटिक एथनिक क्लींजिंग कहते हैं, वो हो रहा है। अब ये सूडान है कहाँ? अगर आप दुनिया के नक्शे को देखें तो अफ्रीका के उत्तर पूर्वी कोने में इजिप्ट यानी मिस्र के ठीक नीचे आपको सूडान मिलेगा। इसके एक तरफ कई अफ्रीकी देश हैं और दूसरी तरफ है रेड सी यानी लाल सागर, और इसी सागर के पार फिर मिडिल ईस्ट शुरू हो जाता है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। सूडान की लगभग 95% आबादी सुन्नी मुस्लिम है, तो ये लड़ाई धर्म की तो है ही नहीं। देश की जो 5 करोड़ की आबादी है ना, उसमें से 70% लोग अरब मूल के हैं, और बाकी के जो 30% हैं वो फर, जखावा जैसे अफ्रीकी कबीलों से आते हैं। और मजे की बात ये कि ये भी ज़्यादातर सुन्नी मुस्लिम ही हैं। तो जो असली लड़ाई की जड़ है वो धर्म नहीं बल्कि नस्ल है, एथनिसिटी है। और इसी नस्ली बंटवारे के साथ एक और चीज जुड़ जाती है जो इस आग को भड़का रही है, और वो है सोना। जी हाँ, सोना। यहीं से हमारा दूसरा हिस्सा शुरू होता है। सोना, संघर्ष और सूडान। आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा, सूडान अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर है। हर साल वहां करीब 60,000 किलो सोना निकलता है। अब जरा सोचिए, अपने पूरे भारत में साल भर में 2,000 किलो से भी कम सोना निकलता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूडान में कितना सोना है। तो फिर सवाल उठता है कि भाई इतनी दौलत है तो सूडान दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक क्यों है? वजह सीधी सी है। यहां से निकलने वाले सोने का 90% हिस्सा, जी 90%, गैर कानूनी तरीके से देश के बाहर स्मगल हो जाता है। सरकार के हाथ कुछ नहीं लगता, और ये सारा पैसा जाता है हथियारबंद गुटों के पास, जो इससे हथियार खरीदते हैं और अपनी ताकत बढ़ाते हैं। अच्छा, तो ये नौबत आई कैसे? ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा, जो है हमारा तीसरा हिस्सा, तानाशाही से तख्ता पलट तक। देखिए, 1956 में आज़ादी के बाद से ही सूडान में ज्यादातर फौजी राज ही रहा है। 1989 में एक जनरल आया, उमर अल बशीर। उसने सत्ता पर कब्जा किया और पूरे 30 साल तक तानाशाही चलाई। उसके राज में देश ने क्या कुछ नहीं देखा। भयंकर आर्थिक संकट, गृह युद्ध, यहाँ तक कि 2011 में तो देश का एक हिस्सा साउथ सूडान अलग ही हो गया। फिर 2019 में जाकर लोग सड़कों पर उतर आए। भारी विरोध के बाद फौज ने बशीर को हटा तो दिया, पर लोगों को जो लोकतंत्र की उम्मीद थी वो बहुत जल्दी टूट गई। हुआ ये कि 2019 की उस क्रांति को, उस आंदोलन को 2 फौजी जनरलों ने एक तरह से हाईजैक कर लिया। एक था सेना का जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान, और दूसरा था एक पैरामिलिट्री ग्रुप जिसे आरएसएफ कहते हैं, उसका नेता जनरल मोहम्मद हमदान दगालो। इन दोनों ने मिलकर तानाशाह बशीर को तो हटा दिया, पर सत्ता इन्होंने अपने पास ही रख ली। और बस यहीं से शुरू हो गई इन 2 जनरलों की जंग। एक ऐसी जंग जिसने पूरे देश को सिर्फ 2 लोगों की कुर्सी की भूख की आग में जलाकर राख कर दिया है। तो अब मैदान में 2 खिलाड़ी हैं। एक तरफ है देश की ऑफिशियल आर्मी, सूडानी आर्म्ड फोर्सेस यानी एसएएफ, जिसका बॉस है जनरल अल बुरहान, और दूसरी तरफ है ये बहुत ही पावरफुल पैरामिलिट्री ग्रुप, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ, जिसका लीडर है जनरल दगालो। अब झगड़ा किस बात पर था? झगड़े की जड़ ये थी कि सेना चाहती थी कि ये जो आरएसएफ है ना, ये आर्मी में मिल जाए, मतलब उसका हिस्सा बन जाए। पर दगालो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसकी अपनी सारी ताकत, सारा रुतबा सब खत्म हो जाता।
असल बात ये थी कि दोनों में से कोई भी जनरल अपनी पावर, अपना दबदबा और सबसे जरूरी सोने की खदानों से होने वाली मोटी कमाई छोड़ने को तैयार नहीं था। दोनों ने अपनी अपनी सोने की खदानों पर कब्जा जमा रखा था और एक दूसरे की खदानों पर भी नजर थी। तो जब ये सत्ता का खेल हद से आगे बढ़ गया तो 15 अप्रैल 2023 को इन दोनों के बीच एक भयानक सिविल वॉर शुरू हो गया। और आज की तारीख में मतलब नवंबर 2025 तक सूडान का नक्शा लगभग बंट चुका है। देश का जो पूरा पश्चिमी हिस्सा है, जिसमें दारफूर और कोर्डोफान जैसे बड़े इलाके आते हैं, वो आरएसएफ के कंट्रोल में है और जो उत्तरी और पूर्वी हिस्सा है वो सेना के कब्जे में है। हालात ऐसे हैं कि लग रहा है देश एक बार फिर टूटने की कगार पर है। लेकिन इन दो जनरलों की कुर्सी की लड़ाई में पिस कौन रहा है? सूडान के आम लोग। और अब हम इस जंग के सबसे दर्दनाक हिस्से पर आते हैं, वो तबाही जो इंसानों पर गुजर रही है। जब से ये सिविल वॉर शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 1.5 लाख, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1.5 लाख परिवारों की बर्बादी की कहानी है। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग, सोचिए 1 करोड़ अपने ही देश में बेघर हो गए हैं। ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस है। स्कूल, अस्पताल, बाजार सब कुछ तबाह हो चुका है। कई इलाकों में तो अब भूखमरी फैलने लगी है। सितंबर 2025 तक का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से सिर्फ दारफूर और कोर्डोफान में ही 4.25 लाख लोग अकाल यानी फैमिन जैसी हालत में जी रहे हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने तो साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर ये जंग फौरन नहीं रुकी तो सूडान में मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा भूखमरी का संकट खड़ा हो जाएगा। इस लड़ाई ने पुराने जख्मों को फिर से हरा कर दिया है, खासकर दारफूर के इलाके में। और यहाँ की कहानी समझने के लिए आपको एक नाम जानना होगा, जंजावीद। ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है घोड़े पर सवार शैतान। ये एक खतरनाक अरब मिलिशिया थी जिसे 2003 में तानाशाह अल बशीर ने ही बनाया था। दारफूर में जो गैर अरब कबीले थे उनके विद्रोह को बेरहमी से कुचलने के लिए। और यहाँ आप देखेंगे कि कैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। उस जमाने में जंजावीद ने दारफूर में ऐसा कत्लेआम मचाया था कि 2008 तक करीब 3 लाख लोग मारे गए। और जानते हैं, आज का जो आरएसएफ का चीफ है जनरल दगालो, वो उस वक्त इसी जंजावीद का एक बड़ा कमांडर था। बाद में 2013 में जब पूरी दुनिया से दबाव पड़ने लगा तो बशीर ने चालाकी दिखाई। उसने इसी जंजावीद का बस नाम बदल दिया और उसे बना दिया रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ, और दगालो को इसका हेड बना दिया। और आज वही आरएसएफ, जिसका मुखिया वही पुराना जंजावीद कमांडर है, दारफूर में फिर से वही काम कर रही है। जातीय हिंसा, नाम बदल गया पर लड़ाके वही, सोच वही और तरीके भी वही जंजावीद वाले हैं। आज भी वो उन्हीं गैर अरब अफ्रीकी कबीलों को चुन चुन कर मार रहे हैं। आरएसएफ पर सीधा सीधा आरोप है कि वो दारफूर से गैर अरब लोगों का नामो निशान मिटाकर उसे एक 100% अरब इलाका बनाना चाहती है। अब इस कहानी में एक और एंगल है और वो है विदेशी ताकतों का। सूडान की जो लोकेशन है वो बहुत स्ट्रेटेजिक है और इसी वजह से इस जंग में कई दूसरे देश भी कूद पड़े हैं, जिससे ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। देखिए, आरोप ये है कि यूएई दगालो की आरएसएफ को सपोर्ट कर रहा है, सूडान से सोना लेता है और बदले में उन्हें खतरनाक ड्रोन और हथियार देता है। दूसरी तरफ ईरान, मिस्र और सऊदी अरब सूडान की ऑफिशियल आर्मी के साथ खड़े हैं, और तो और रूस का जो वैगनर ग्रुप है वो भी आरएसएफ को मिसाइलें दे रहा है। तो मतलब ये बाहरी ताकतें जो हैं वो इस आग में घी डालने का काम कर रही हैं। तो अब सवाल है कि आगे क्या? इस जंग को रोकने के लिए शांति की बातें तो बहुत हुई पर सब फेल हो गईं। अभी हाल ही में अमेरिका, मिस्र, यूएई और सऊदी अरब ने मिलकर 3 महीने के सीज फायर का एक प्रस्ताव रखा है। इस प्लान में ये भी है कि 9 महीने के अंदर एक सिविलियन सरकार बनाई जाएगी। आरएसएफ तो इस पर मान गई है, लेकिन सेना ने अभी तक हाँ नहीं कहा है। और मान लीजिए कि लड़ाई रुक भी जाती है तो भी सबसे बड़ा चैलेंज होगा आम लोगों तक मदद पहुंचाना। यूएन का कहना है कि सूडान की 60% आबादी यानी 3 करोड़ लोगों को फौरन मदद की जरूरत है। इसके लिए 2025 में $4.2 बिलियन चाहिए और अब तक जमा कितना हुआ है? सिर्फ $1.45 बिलियन। मतलब पैसे की बहुत बड़ी कमी है। तो कुल मिलाकर देखें तो सूडान की ये जो पूरी कहानी है ये असल में सिर्फ 3 लोगों के लालच की कहानी है। एक तानाशाह और 2 सत्ता के भूखे जनरल।
जिनकी पैसे और पावर की भूख ने एक पूरे के पूरे देश को बर्बाद कर दिया। और नतीजा ये है कि इतनी सारी कुदरती दौलत होने के बावजूद सूडान आज दुनिया के सबसे बदहाल, सबसे गरीब देशों में से एक है। और सबसे दुख की बात जानते हैं क्या है? कि दुनिया के ज्यादातर देशों को इस तबाही की कोई खास परवाह ही नहीं है। इसीलिए तो इसे भुला दिया गया युद्ध कहते हैं। साल 2025 है और दुनिया की आंखों के सामने एक और नरसंहार होने को है। सवाल बस यही है कि क्या इस बार भी दुनिया सिर्फ तमाशा देखती रहेगी या इसे रोकने के लिए आगे आएगी?